नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज हम आ चले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गांव पिलखनवाली में। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जो मौजूदा प्रधान है इस गाँव के, और युवा हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, और कहीं ना कहीं ये जो जनता के अधिकारों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और जो ज़्यादा समय न लगाते हुए आपको इनसे मिलाना चाहेंगे। तो स्वागत हमारे शो में आपका। जी धन्यवाद जी, आप अपने बारे में बताएं सर थोड़ा सा। मेरा नाम हरिंदर यादव है, गाँव पिलखनवाली ग्राम पंचायत जी का प्रधान है और सिकंदराबाद ब्लॉक का गांव है जनपद बुलंदशहर। पेशे से मैं एक कुश्ती खिलाड़ी रहा हूँ। जी। और सर आपकी शिक्षा कहाँ तक आपने प्राप्त की है? मैंने इंटर तक शिक्षा की प्राप्त की है जी। और बीए में एडमिशन लिया था, लेकिन किसी कारणवश जो है व्यवस्थाओं के कारण नहीं कर पाया बीए, बीच में छोड़ना पड़ा। सर पहलवानी का शौक कहाँ से आपका हुआ? पहलवानी का शौक स्कूल में जो है खेल प्रतियोगिता होती थी राष्ट्रीय ट्रिपल स्माइलपुर में, तो खेल में आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं। कुश्ती में रहा हूँ। तो कहीं पे सम्मान प्राप्त करा किसी स्तर पे, नेशनल वगैरह, स्टेट स्तर पे? जिले स्तर पे मैंने जो है कुश्ती जो है युवा में जो है सेकंड नंबर पे जीती थी मैंने, जो स्कूल का। और फिर मैं फ्री स्टाइल भी काफ़ी समय जो है 12-13 साल फ्री स्टाइल जो है कुश्ती हमारा अखाड़ा है जो है डांग बंगले का सिकंदराबाद, तो वहाँ पे जो है उस अखाड़े के सदस्य रहा हूँ 12-13 साल। तो प्रधानी के साथ साथ में आपका निजी व्यवसाय भी हो? निजी व्यवसाय तो गांव में खेती का आया, तो मैं जो है खेती के अलावा कोई ऐसा व्यवसाय तो है नहीं। बाकी एक हमारे पिताजी का पैतृक गांव है खोड़ा गांव, तो वहाँ पे बड़े भाई हैं, वो अपना व्यवसाय करते हैं जो है। वहाँ शहरी क्षेत्र है, कुछ रेंट का काम है, कुछ थोड़ा सा इस तरह का। आप कृषि कार्य से भी जुड़े हैं? जी ज़्यादातर। तो सर किस प्रकार की आप खेती कर रहे हैं? हमारा गांव सब्जी का प्रधान जो गांव है, हमारे गांव में सब्जी ज़्यादा होती है। सब्जी की? जी जी जी, सब्जी की खेती होती है, और खेती भी जो है हमारे पास में जो लगभग 100 बीघा जमीन है। सर वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिससे आप एक छात्र होने के साथ साथ में खिलाड़ी भी थे, और खिलाड़ी के होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं प्रधानी का ख्याल आया और आपने चुनाव लड़ा, जीते, और अब 5 साल का कार्यकाल आपने समाप्त किया है? तो वैसे कौन सा इंसिडेंट हो जिसे देखकर आप राजनीति में आने का मन किया आपका? किसान होने के नाते और गांव के निवासी होने के नाते, गांव में जो पूर्व प्रधान रहे उन्होंने गांव में विकास कार्य नहीं कराए। साथी रहे हमारे युवा साथी रहे, जो मेरे साथी रहे, उन्होंने सबने मुझे प्रोत्साहित किया। सबने कहा कि आप जो है सक्षम हैं, आप आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, और कहीं बोलने में भी सक्षम हैं, अधिकारियों से मिलने में सक्षम है, युवा हैं, शिक्षित है आप? जी। तो गांव के जब आप किसान का काम कर रहे हैं तो किसान एक प्रधान भी हो सकता है, तो गांव का विकास भी कर सकता है। तो गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो जो लोग गांव में विकास नहीं कर पाए हैं तो उनके विरुद्ध आप चुनाव लड़िए और गांव में जो है विकास करिए। सामाजिक कार्यों में आप काफी एक्टिव रहे हैं, और जी, खेलों के प्रति भी आपकी रुचि रही है, शिक्षा भी आपने काफी प्राप्त की है। तो उसको देखते हुए आपको लगा कि हाँ मुझे राजनीति में आना चाहिए और सेवा देनी चाहिए? राजनीति में आने के बाद में गांव से मुझे बड़ा समर्थन मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में व्यवहार अच्छा होना चाहिए और सब मिलनसार होना चाहिए व्यक्ति को। तो गांव ने बड़ा सम्मान दिया। मैं जैसे गांव में आपके बारे में पता करा तो आप जैसे सुख दुख में सबके साथ रहते हैं, और इस तरीके से मिलजुल के आप रहते हैं, और सामाजिक सौहार्द बनाने का कार्य बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं प्रदेश में पूर्व में एक सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में रही है, जो है समाजवादी सरकार ने जो है एम्बुलेंस योजना चलाई थी। एम्बुलेंस योजना चलाने से पहले मैं अपने गांव में कभी मैंने गाड़ी से मेरी गाड़ी की व्यवस्था मुझ पर थी, 4 पहिए की गाड़ी थी, तो किसी की रात में दिन में कभी कोई किसी को दिक्कत हुई, बीमार हुआ, कोई बात हुई, हॉस्पिटल ले जाना उनको,
मतलब फ्री वाहन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था उसको उपलब्ध करानी। अगर किसी को चिकित्सा सुविधाएं के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए आर्थिक रूप से भी आपने उनको आर्थिक रूप से भी मदद की है। गांव में शादियां कराई हैं, गांव में बहन बेटियों की। इस मैंने 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 9 शादियां करा दी हैं गाँव में। तो उनका जो खर्च होता है एक तरीके से, और जो परिवार ढूंढना एक तरीके से आपने अपनी जिम्मेदारी पे उनको करवाया है? नहीं, शादी में परिवार तो उन्होंने ही चुना है। मैं तो जैसे मानो वो रिश्तेदार आए, उनके दावत वगैरह का खर्चा जो होता है, चाहे वो 40,000 हुआ हो, 50,000 हुआ हो, तो उसको कैसा नहीं करेंगे वो आपका सामाजिक कार्य है। जी जी। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने गांव के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके के लोग कार्य करते हैं, कितनी आबादी है, किस तरह की समस्याएं गाँव में? हमारे गांव में लगभग 10,000 की आबादी है। काफी बड़ा गाँव है। बड़ा गांव है। और हमारे गांव में समस्याएं ये थी कि हमारे गांव में जब हम प्रधान हुए तब से पहले गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स का तो कोई काम ही नहीं हुआ था। खड़ंजे थे, उखड़े हुए थे। टंकी निर्माण हुआ तो पूर्व में जो प्रधान रहे हमारे, उन्होंने जो है थोड़ा ध्यान नहीं दिया उस पर। जो ठेकेदार था वो जो है खड़ंजों को भी खराब करके चला गया। काफी प्रयास के बाद में गांव में कुछ रास्ते ठीक कराए हैं। अभी 70% गांव ठीक हुआ है। कुछ समग्र गांव में जैसे सम्मिलित कराने के लिए हमने जिला प्रशासन से भी और ब्लॉक प्रशासन से काफी प्रयास करे, लेकिन गांव सम्मिलित नहीं हो पाया समग्र में। और अम्बेडकर में लाने नहीं हो पाया गांव। आपने प्रयास करे? जी जी जी, नहीं हो पाया। और गांव की जनता अगर एक कार्यकाल और देती है गांव में मुझे, तो मैं इस बार 100% गांव को खड़ंजों से और खराब रास्तों से मुक्त करा। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या प्रधान जो है, प्रधान का कार्यकाल और प्रधान के जो काम है वो या नाली खड़ंजे तक ही सीमित है? नहीं, उसके बाद में भी सामाजिक कार्य हैं। गांव में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, गांव में 2 भाइयों के आपस में विवाद हैं उनको खत्म करना, बाकी गांव की जो परेशानियां हैं उन्हें भी आगे चल के बढ़ा के उसे अपने जो है ना समाज में बीच में रखना। गांव में प्रधान रहे हम या ना रहे हैं, गांव में जैसे हमें बरसात के समय में बैक्टीरिया ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, तो हमें हर वर्ष हम जो है गांव में छिड़काव कराते हैं, गांव में स्प्रे कराते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, गांव में नाला सफाई कराते हैं। जैसे गरीब लोगों के पोंगे पिटौड़े डूब जाते हैं। कार्य पर आऊँगा आपके सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आपके 5 साल पहले जो वादे थे और वो कहाँ तक आप पूरा कर पाए हैं? मैंने गांव को सबसे पहले, गांव की जो हमारे गांव में ज़्यादातर होता था कि जो है लूट मार होती थी गांव में। गरीब जो सीधे लोग थे, किसान लोग थे, उनसे बताया जाएगा था भाई ये पैसे वहाँ लगते हैं, यहाँ लगते हैं। रिश्वतें दी जाती थी। मैंने अपने गांव में रिश्वत बिल्कुल खत्म कर दी। गांव की कोई रिश्वत नहीं देता। कहीं किसी का कार्य होता है तो छोटे से लेकर बड़े तक मैं ही जाता हूँ सभी के साथ में, कहीं कोई पैसा नहीं जाता। और अधिकारियों का भी साथ मिला, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि गांव में एक ईमानदार प्रधान है तो उसके साथ ईमानदारी से ही कार्य करना पड़ेगा। और गांव के जी, मैं पूछना चाहूँगा सर, शिक्षा को लेकर आपने कितने कार्य गांव में करवाए अपने? शिक्षा को लेकर के जो है गांव में, मैंने अपने गांव में जैसे मैंने अपनी प्रधानी के लिए लोगों से समर्थन मांगा, वैसे ही मैंने गांव के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर स्कूल के लिए, दोनों के लिए गांव के लोगों से मैंने समर्थन मांगा। जो चीजें स्कूल में पहले नहीं थी और आपके कार्यकाल में वो मिली है स्कूल को, वो एक बार स्कूल में हमारे में फर्नीचर नहीं था। और आज की डेट में हमारा गांव का स्कूल जो है ब्लॉक का नंबर 1 स्कूल है, जिले का 5वें नंबर का स्कूल है। BSA साहब ने हमारे स्कूल को गोद लिया हुआ है। और हमारे स्कूल में जब मैं प्रधान हुआ था तो 29 बच्चे थे। आज हमारे स्कूल में जो है लगभग 350 बच्चे हैं जी। और स्कूल में ब्रेंच से लेकर के और इन्वर्टर, बैटरी और जो है रास्ते और उसकी जो भौतिक सुविधाएं होती हैं स्कूल की, उस पर मैंने लगभग 90% काम किया है। सर एक बात मेरी आपसे है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया है और इतनी बड़ी आबादी है, 10,000 की आबादी आप बता रहे गाँव की, तो कहीं ना कहीं जो 300 बच्चे हैं वो पर्याप्त नहीं है, स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, आप नहीं मानते हैं? नहीं, हमारे गांव में पहले प्राइवेट 4-5 स्कूल चलते थे और प्राइवेट स्कूलों की वजह से जो है हमारे गांव में गरीब बच्चे हों या कुछ मीडियम परिवार के बच्चे हों, सभी जो है ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। और उन बच्चों को जो है सभी को जब उन्होंने देखा हमारे गांव में स्कूल में जो टीचर और हमारे गांव का जो स्कूल का जो भौतिक
ताना बाना है वो बढ़िया हो गया है, तो सभी ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया स्कूल में। आज हालात ये है कि स्कूल में अब कमरे की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, आने वाले समय में कम से कम 2-3 कमरे और बनाने पड़ेंगे। स्थान बड़ा करना पड़ेगा। जी जी, स्थान है उसके लिए बनाने के लिए? हाँ, स्थान पर्याप्त है। और स्कूल में जैसे मानो अभी हमने जल्दी में उसमें समर वगैरह लगवाए हैं, पानी की व्यवस्था करी थी, क्योंकि बच्चे जब लंच का समय होता है तो उन्हें पानी वानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सर, जो जागरूकता अभियान वगैरह चलाए आपने कि बच्चों को समझाया किसान, क्योंकि गाँव में किसान आबादी सबसे ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं किसानों की इतनी आय नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों का और स्वास्थ्य की सुविधाएं वो ग्रहण कर सकें इस तरीके से। तो आपने जो सरकारी सुविधाएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो कहीं ना कहीं आपने प्रयास करें कि लाभ उठा पाए लोग। जी, स्कूल में मैंने जितने भी हमारे गांव के गरीब किसान या मजदूर वर्ग के लोग हैं, सभी से मैंने जो है जो सक्षम हैं अपने बच्चों को वहाँ भेजने में, हमारी बात भी मानी उन लोगों ने। अभी थोड़ा सा गांव में कुछ लोगों के अंदर अपवाद है इस चीज को लेकर के, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में जो है, गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी समस्याएं होती हैं कि जो है ये सरकारी स्कूल है, इसमें हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। और प्राइवेट स्कूल में पैसे जाते हैं तो थोड़ा सा आदमी ये सोचता है कि भाई इसमें जो है हमें अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन तो ऐसा नहीं है। टीचरों के ऊपर कमांड कैसी रही आपके कार्यकाल में? उनको आपने देख रेख करी होंगी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या जो मिड डे मील की सुविधाएं हैं उनकी तरीके से आपने लागू करवाई स्कूल में? हमारे गांव के स्कूल में हमारे अधिकारी वर्ग जो है, हमारे ब्लॉक से जिले स्तर के अधिकारी भी आते रहते हैं और मैं भी जाता हूं। लेकिन हमारे स्कूल में जब भी हम गए स्कूल के अंदर तो मिड डे मील का खाना हमने भी खाया और अधिकारियों ने भी खाया, सभी ने भरसक साफ सफाई का पूरा उस पे बड़ा तारीफ करी सभी ने। और सभी लोग जो है हमारे स्कूल की तारीफ करके जाते हैं। अधिकारी मेन्यू वगैरह भी बनाया? हाँ, मेन्यू जो है उसका वो प्रतिदिन का स्कूल में बिल्कुल वो चार्ट बना हुआ है और सामने लिखा हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन इस तरह का भोजन होगा। सर, स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए आपने अपने कार्यकाल में क्या सुविधाएं दी जो पहले नहीं थी आपके कार्यकाल में मिल पाई गाँव में? मैंने सुना है कि गाँव में हॉस्पिटल की जमीन है और हॉस्पिटल भी है, पर उसमें कोई डॉक्टर वगैरह नहीं बैठ पाया है अभी तक आपके कार्यकाल में। हमारे गांव में पहले जो है ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब एएनएम सेंटर बन गया है। हॉस्पिटल नहीं है, एएनएम सेंटर है और एएनएम जो है उसमें बैठती हैं, टीकाकरण होता है, पोलियो की दवाई होती है और भी कई व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि एएनएम जो होती हैं और गांव के स्वास्थ्य को लेकर के जो है, जो एएनएम सेंटर में जो उनकी फाइलें और उनके बॉक्स और उनकी दवाइयाँ होती हैं, उन्हें रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो आज हमारे यहाँ एएनएम सेंटर भी है और आगे सरकार से और अपने जिला प्रशासन से प्रयास करेंगे कि उसका उच्चीकरण होकर उसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के रूप में उसे तब्दील किया जाए। तो सर, जब उसकी मूलभूत सुविधाएं रहती हैं उसमें जो दवाई गोली की बात होती है और जो अन्य सुविधाएं उनको मिली हैं क्या? जी, जो जैसे ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वेट मशीन होती है और हमारा जो है एक ये जो टेम्परेचर नापने वाला होता है, जो हमारा जो वो सभी हमने उपलब्ध कराए हैं और ग्राम पंचायत उनके साथ हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। सर, अभी मैं आपकी जो साफ सफाई, गाँव की साफ सफाई को लेकर मैं आपसे थोड़ा सवाल करना चाहूँगा। जी, मुझे जब मैं एंटर करा तो मुझे कुछ काम नहीं दिखाई दिया इसके ऊपर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सफाई में अभी जो है थोड़ा सा अभी लगभग 1 हफ्ते से जो है समस्या आई है। पहले सफाई गांव में ठीक चली है, लेकिन इसमें समस्या ये आई है कि बड़ा तो गांव है और एक सफाई कर्मी है, 10,000 की आबादी में एक ही सफाई कर्मी है। कोई प्रयास करें इसके अपने? अब हमने जो है उसमें संविदा पे गांव की पंचायत की तरफ से 2 सफाई कर्मी महिला और रखी है और जिला और ब्लॉक स्तर पे जो है पंचायत चुनाव की जो तैयारी है चल रही है, उसमें पिछले महीने में लगभग 10 दिन जो है छुट्टी उसकी यानी ड्यूटी दूसरी जगह लग गई है सफाई करने की, जिस तरह से थोड़ी सी सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन उस पर भी काम करा जाएगा। तो सर, जो मतलब कि इंटरलॉकिंग कार्य थे, गांव को सुंदरीकरण का कार्य होने थे आपके कार्यकाल में, कितने हो पाए हैं? लगभग 70% गांव जो है इंटरलॉकिंग और नाली और जो है खरंजों की जो है जो परेशानी था उनसे जो है मुक्त करा दिया गया। लगभग 30% गाँव भी हमारा खड़ंजे में और
थोड़े रास्ते खराब हैं। सोलर लाइट वगैरह का कोई कार्य हुआ है? सोलर लाइट कुर्सी वगैरह लगी, कोई छोटा पार्क बना हो? हमारे यहाँ पार्क बनाने के लिए व्यवस्थित जगह नहीं थी। ग्राम समाज की जमीन जो है हमारी जंगलों में है थोड़ी बहुत, वो भी पूर्व प्रधानों ने सभी में पट्टे वगैरह करके और उसको जो है सबको आवंटित कर दिया है। तालाबों में इतनी गंदगी है सर, उसमें कोई कार्य नहीं हो पाया अभी तक आपके कार्यकाल में? तालाबों में हमारे गांव में लगभग 3 तालाब हैं। 3 तालाब में 2 तालाब तो जो है उनका मुकदमा जो हाईकोर्ट में लंबित है, जिसकी वजह से कोई बात नहीं बन पाई। कई बार तहसील प्रशासन से और लेखपाल वगैरह से भी बात हो पाई है, क्योंकि लोगों ने उस पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। तो अवैध कब्जे के बाद में उन पर 122B का मुकदमा किया है जो है राजस्व विभाग ने। राजस्व विभाग ने मुकदमा करने के बाद में जैसे उनका मुकदमा फिर यहाँ से आगे बढ़ा तो उन्होंने जो है ना हाई कोर्ट में अपील कर दी, और जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद में उसमें कोई कार्रवाई शुरू होगी। जी सर, जो शमशान घाट की और कब्रिस्तान की जगह होती है गाँव में, उस पर आपने क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई, उनकी साफ सफाई को लेकर, पानी की व्यवस्था वहाँ पे करनी है? कब्रिस्तान में तो हम जो है और शमशान में जो है हमने अभी पीछे मनरेगा से साफ सफाई कराई थी। उसमें जो भी शमशान में भी और कब्रिस्तान में भी। और कब्रिस्तान क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवा पाए? कब्रिस्तान में जो है बाउंड्री है हमारे यहाँ। हमने जो है अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे आजम खान साहब, उनके कार्यकाल में वहाँ बाउंड्री हुई है, और एक सरकारी नल लगी हुई है। वो जो बुलंदशहर विधायक थे अलीम जी, उनके द्वारा लगाई गई है। और सर पर्यावरण को लेकर आपके गांव में किस तरीके से ख्याल रखा गया है? पर्यावरण में इस बार जो है सरकार ने अपील की थी कि जो है अपने गांव में पुआल की को आग न लगाएं, और पेड़ पौधों का कार्यक्रम हुआ है आपके गाँव में? हमारे यहाँ पौधे लगाए गए हैं। पौधे गांव में वितरित भी किए गए हैं। लगभग अपने कार्यकाल में मैंने ही जो है नर्सरी से ला करके लगभग 2-3 हजार पेड़ मैंने अपने गांव में लगवाए। कोई अभियान वगैरह चल रहा है कि मतलब एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाव के लिए पानी की जो वेस्टेज होती है गाँव में काफ़ी होती है, एक तरीके से जागरूकता के जो पानी के लिए जो है गांव में, वैसे हमारे यहाँ वेस्टेज तो ऐसा है नहीं हमारे गांव में, फिर भी जो है लोगों से कहा जाता है, बताया जाता है उन्हें, और कार्यक्रमों के माध्यम से भी उन्हें कई बार कहा गया है। गाँव में कोई स्लोगन वगैरह लिखवाए गए हैं? जी जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हुए थे। उसमें जो है हमने दोनों ही लिए थे, पानी का भी लिए, जल का भी लिया था और शौचालय का भी लिया था। दोनों में स्लोगन लिखवा करके गांव को जागरूक करने का प्रयास किया है। सर, जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं थी, काफी योजनाएं ग्रामीण स्तर पर आई हैं, उनको आपने किस तरीके से अपने गांव में लागू किया है, उस पर कितनी जागरूकता दी है ग्रामवासियों को, कितनी मदद पहुंचा पाए हैं आप उनको? खाद्य सुरक्षा विभाग जो है उसके हिसाब से गांव में जो है जो राशन कार्ड बने हैं बड़े पैमाने पे, जो गरीब लोगों को जो है उसमें मदद मिली है। उसमें जो है लोगों को जो है राहत मिली है। वितरण प्रणाली में काफी बार शिकायतें आने को मिली है, तो आपने उस पर नजर रखे एक तरीके से? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। फेयरली कार्य होना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मैंने जो है लोगों की काफी मदद की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपने कितने लोगों को जोड़ा है? हमारे गांव में लगभग जो है ये मानो कि 70% किसान जुड़ा हुआ है उससे। 30% किसान अपनी खतौनी की खामियां या अपने बता रहे थे आप भी जुड़े हैं? जी जी, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो खतौनी में कहीं ना कहीं किसी की समस्या है तो वो नहीं जुड़ पाए हैं। 30% लोग अभी भी रह गए हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय निर्माण में 100% हमने जो है लोगों को 12,000 रुपये की शिकायत मिली कि शौचालय को लेकर फेयरली कार्य नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जो आपके जो वोटर्स लोगों के लिए ज्यादा प्रमोटेड किया गया है, और लोग कहीं ना कहीं उनका लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। 12 क्या कहना चाहेंगे? 12,000 रुपये हमने गाँव के ग्रामीणों को दिए हैं। हमने उसमें सभी जाति के लोगों के लिए जो शौचालय दिए हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से जो है उन शौचालय बनाए हैं। ना हमने किसी ठेकेदार से कार्य कराया, ना किसी से कराया। ऑन रिकॉर्ड उन लोगों को हमने 12,000 रुपये दे करके उनसे यही उम्मीद रखी है कि भाई वो लोग अपना अपना शौचालय बना के स्वच्छ भारत मिशन में जो है स्वच्छता पर ध्यान दें।
सर उज्ज्वला गैस योजना और बाकी जो पेंशन योजना है, उज्ज्वला गैस योजना में हमारे गांव में जो लिस्ट आई थी जो है उज्ज्वला योजना की, हमने 100% लोगों को जो है उसके तहत जो है मदद की है। जितने लोगों के लिस्ट में नाम थे सभी के कनेक्शन और सभी के जो है पास गैस सिलेंडर पहुंचवाए। सर जो गांव में प्रधान के ऊपर जो सामाजिक सौहार्द बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, जब झगड़े ना हो, एक जगह भाईचारे का माहौल हो, तो उसमें आपने किस तरीके से चुनौती को स्वीकार किया? हमारे गांव में कुछ हैं अराजक तत्व जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। जैसे मानो ईद के समय में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे तो उन पर ईट पत्थर फेंकना या उस तरह का काम करना, हमने खुद वहां पहुंच करके सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया, प्रशासन को भी नियुक्त किया और प्रशासन को बताया कि जो है इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं हमारे गांव में। कार्रवाई हुई है लोगों में? जी, उसमें जो है कार्रवाई के लिए तो अज्ञात लोग थे, पता नहीं चल पाया कि कौन लोग थे, लेकिन समझ तो सभी जाते हैं कि भाई कौन लोग थे। हाँ, तो एक पार्टी विशेष के लोग थे, वो धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास, वो पार्टी विशेष के लोग थे, लेकिन उनको भी हमने जो है फिर अभयदान दे दिया कि जो है सब जब सभी लोग एक हैं और भाईचारे में रह रहे हैं तो छोड़ो। जो गांव में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं थाने कचहरी में ना पहुंचकर, उनको आपने किस तरीके से सोल्व करा? दो भाइयों में या परिवार में या जो है गांव में किसी आपस में जो झगड़े हो जाते हैं उसमें बैठ करके उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, उन्हें उसके नुकसान गिनाए जाते हैं कि भाई इसके बाद में इस तरह का नुकसान होगा, तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, मुकदमा लड़ना पड़ेगा, दोनों भाइयों को इस तरह से जाना पड़ेगा। फिर कोर्ट भी आपको निर्णय देगा, आज नहीं देगा तो 10 साल बाद देगा, 20 साल बाद देगा, 15 साल बाद देगा। तो हम उन लोगों को जो 15 साल बाद वाली जो स्थितियां हैं उन्हें समझा करके उन्हें आपस में एक दूसरे से मान मनोबल करा के, और अगर जिसकी गलती है उस गलती वाले को गलती मानता है वो अपने भाई से, पड़ोसी से, तो दूसरा वाला उसमें क्षमा करने के लिए हम उससे भी कहते हैं भाई आप भी इसे माफ कर दो। तो गांव में लगभग 90% मुकदमों को, झगड़ों को हम गांव में खत्म कर देते हैं। जैसे कोविड-19 महामारी थी, काफी बड़ी परेशानियां देश और दुनिया को झेलनी पड़ी है इसके दौरान, तो आपने और आपके गाँव वालों ने उस चुनौती को किस तरीके से पार करा? कोविड में जो है हमारे गांव में लोगों ने बहुत अच्छा जो है साथ दिया, और जो एक भीड़ भाड़ इकट्ठा करने वाली बात थी, भीड़ नहीं इकट्ठी हुई, गांव में शादियां नहीं हुई। और फिर गांव में सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा होता है। कोई अपने खेत पे चला गया, कोई अपने कहीं चला गया, तो कोई मरीज यहाँ पे निकला? कोई गाँव में कोई मरीज नहीं निकला, किसी को कोरोना नहीं निकला। सैनिटाइजर वगैरह मास्क वितरण होगा? मास्क तो गाँव में लोगों ने अपने आप बनाए, अपने जो है स्वयं के कपड़ों से बनाए। और क्योंकि बीच में सरकार ने कहा था कि भाई कपड़े के आप मास्क भी बना सकते हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और हमने भी गांव में जो है स्प्रे कराया। हमने जो कीटनाशकों का, क्योंकि कोविड के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन तो थी नहीं कि भाई स्प्रे किस तरह का हो, लेकिन सैनिटाइजर जो था उसका स्प्रे हमने गांव में कराया। लोगों को हमने अपने घर के बाहर भी रखा क्योंकि लोग हमारे यहाँ आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है। और जो हमने स्प्रे गांव में कराए वो हमने अपने निजी पैसे से कराए, निजी धनराशि से कराए। हमने उसमें सरकार की प्रधान पद की कोई हमने जो है उसमें जो पैसे नहीं दिया। जी, तो सर जो कोविड-19 वैक्सीन आ चुकी है, तो आप अपने गांव में जो लोग हैं उनको किस तरीके से जागरूक करते हैं, उसका लाभ ले पाए, तरीके से लगवाएं अपने? वैक्सीन लगाने के लिए और ऐसा जो जिला प्रशासन से या तहसील प्रशासन से जो भी गाइडलाइन जारी होगी, ये लोग जैसे भी कहेंगे भाई किसी को समस्या है या नहीं है, पहले तो वैक्सीन उसको उपलब्ध कराई जाए जिसको समस्या है, और जो स्वस्थ है, जो ठीक है, उसको बाद में देखा जाए। तो सर एक जिसे जरूरत इसकी वैक्सीन के लेकर ध्यान दिया है काफी लोगों ने, उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक है वैक्सीन काफी लोग लगवा भी रहे हैं, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, तो आप? अभी तो हमारे जो जानकार हैं, मिलने वाले हैं, अभी जो हमारे टच में लोग हैं उन्हें किसी को लगा नहीं है, तो उनका अनुभव कैसे शेयर करें। तो जैसा कि बता रहे हैं कि लगभग 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और लगभग 40-50 लोगों की तबीयत बिगड़ी है उसमें, तो अन्य कारण भी रहे हैं उसमें, लेकिन ये तो स्वास्थ्य विभाग जाने के भाई तबीयत उनकी क्यों खराब हो रही है। तो उसकी जो भी उसमें जो आप भ्रम पैदा हुआ है उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे, लोगों से
स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। तो सर, जो कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी मुद्दे देश में आंदोलन है, किसान काफ़ी वाद विवाद और काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं अभी पिछले टाइम में, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वाद विवाद की स्थिति और पहले से किसान आंदोलन, कानूनों के बारे में बताया, आपकी क्या राय है? किसान कानून रद्द होने चाहिए। इन कानूनों से किसानों का कोई लाभ नहीं होने वाला। किसान कानून बना रहे हैं फसल बेचने के लिए, जब फसल ही नहीं उगेगी तो फसल बेचेंगे कहाँ? एक एक गांव में 10-10 सांड और गाय की जो लाइन लगी हुई है और गांवों में भाग रही है, वो उन्हें पकड़ने के लिए बार बार जिला प्रशासन कहता है, तहसील प्रशासन कहता है, लेकिन वो सांड जो है जिस खेत में निकल जाते हैं उस खेत को बर्बाद कर देते हैं, खेत की फसल खत्म कर देते हैं। जब फसल नहीं होगी तो वो बिकेगी कहाँ? एक अखिलेश सरकार में एक योजना चली थी, उन्होंने खेतों की फेंसिंग के लिए सब्सिडी जारी की थी, सरकार उसमें 70% सब्सिडी दे रही थी। क्यों ना पहले जो है इन्होंने जो है उसमें सरकार किसानों के लिए जो है इस तरह की सब्सिडी की व्यवस्था करे कि किसानों फेंसिंग कर लें। एमएसपी की जो गारंटी नहीं दी गई है कानून में, और ना ही प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया कि ओरली ये रहेगा एमएसपी, और कहीं ना कहीं लिखित होना चाहिए। कानून आपने कानून संसद में पास करा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एमएसपी पे क्या दिक्कत है? कानून भी रहे, मोदी जी कानून भी रहे, एमएसपी भी लागू रहेगी और मीडिया भी लागू रहेगी। नहीं, कहना तो ये है कि अगर वो कानून अपने लागू ना करते और उस तरह से वो प्राइवेट सेक्टर में बिकवा सकते थे परमिशन स्टेट लेवल पे दे करके, लेकिन उन्होंने जब कानून बनाए हैं, संसद में पास करे हैं, तो एक कानून के 3 कानून संसद में पास हुए हैं, तो एक कानून इस तरह का भी होना चाहिए कि भाई एमएसपी और लागू कर दें आप लीगल तौर पे। जिस मजबूती से आपने 3 कानून दिए हैं उसी मजबूती से आप जो है एमएसपी भी दे दो, तो किसान संतुष्ट हो जाए। तो सर, किसान भाइयों के लिए, जो आंदोलित किसान हैं उनके लिए, और जो गाँवों में बैठे किसान हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने गाँव की तरफ से? और एज ए प्रधान पिलखन वाली, मैं प्रधान अब तो पूर्व प्रधान हूँ, अब तो जो है प्रधानों के अधिकार, आपकी जिम्मेदारी है अभी भी। पहले तो मैं प्रधान होने के नाते प्रधानों की पीड़ा के बारे में बता दूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि 70 वर्ष के इतिहास में जब से प्रधानों के कार्यकाल बने हैं, आज तक कभी प्रधान जो है, जब तक प्रधानी के चुनाव नहीं होंगे तब तक उनके अधिकार नहीं छीने। आज उन्होंने अधिकार छीन लिए। इतनी ऐसी क्या जल्दी थी? या तो चुनाव करा लेते। इस प्रकार के अधिकार आपके छीने गए हैं। अधिकार, वित्तीय अधिकार काम नहीं कर सकते प्रधान जो है। अब तो प्रधानों को जो है लगभग 3 महीने अलग रहेंगे। एडीओ पंचायत गांव के प्रशासन जिम्मेदारी थी उनका, जो बस्ता कह देते हैं, जी कार्यभार था वो समाप्त। वित्तीय अधिकार जो है, वित्तीय अधिकार होते हैं वो, तो वित्तीय अधिकार उन्होंने ले लिए। प्रधान अभी अब प्रधान नहीं रहे, प्रधान तो पूर्व प्रधान हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है जो है उत्तर प्रदेश में जो कभी कोई प्रधानों के से, टोटल प्रधानों से सामूहिक रूप से इस तरह से व्यवहार हुआ है, और ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने चुनाव कराना था, चुनाव होता रहता, लेकिन प्रधान गांवों में कार्य करते रहते। एडीओ पंचायत एक ब्लॉक पर प्रशासक नियुक्त हो गए, बाकी सचिव है। एक सचिव और एक प्रधान मिलकर, 2 व्यक्ति मिलकर गांवों को चलाते हैं। 100-150 गांव होते हैं ब्लॉक में। एक प्रशासक नियुक्त करने के बाद में वो किस गांवों में काम करेंगे? एक महीने में तो 30 ही दिन होते हैं, कहाँ जाएंगे वो? बताइए क्या करेंगे? तो एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है इतने गाँवों को, तो ये बिल्कुल गलत है। सर, किसान भाइयों को क्या संदेश आपके? किसान भाइयों से मेरा ये संदेश है, जब तक ये कानून वापसी ना हो या कोई आप लोगों को जो है सही विश्वास में लेकर के कोई मजबूत आपको विश्वास ना दिलाए, तब तक अपने जो है आंदोलन में अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहो और देखते रहो। सरकार को क्या संदेश आपको? सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और किसानों को विश्वास में लेना चाहिए। और फिलहाल की स्थिति तो ये है कि जो है किसानों की फसल जो नष्ट हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ा। अगर मैं आपसे ये सवाल था, अगर आपको मौका मिलता है जिला पंचायत चुनाव में जाने का, तो आपकी क्या दावेदारी रहेगी? हमारे मामूल होती है, मोहर लगवानी, फर्ज तो बुला लेंगे हम। जी सर, अगर आपको आने वाले पंचायत चुनाव में मौका मिलता है तो आप किन कामों को लेकर आगे जाएंगे? गांव के विकास की तरफ किस तरीके से बढ़ेंगे आगे?
सबसे पहले हमारे गांव में भी जो है जो बच्चों की संख्या बढ़ी है स्कूल में, स्कूल के भवन निर्माण का कार्य सबसे पहले है। और गांव में जो लोगों को आमजन को जो है बरसात के मौसम में निकलने में दिक्कतें होती हैं, कुछ रास्ते ऐसे रह गए हैं जो नहीं हो पाए हैं, तो उन रास्तों को जो है कंप्लीट कराना है। और गांव के जो आमजन लोगों में जो समस्याएं कुछ रह गई हैं, कुछ समस्याओं को हमने का समाधान किया है, लेकिन कुछ समस्याएं रह गई, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और बाकी गाँव ने जो है जो समर्थन जो मेरा साथ दिया है पूरे 5 वर्ष में। युवाओं को कोई योजना है उनके लिए, कोई खेल का मैदान उपलब्ध कराना, उनको मोटिवेशन कोचिंग सेंटर उपलब्ध करवाना तरीके से, साइबर कैफे पे जो काफ़ी लुटाई होती है उनकी, जो परीक्षा फॉर्म भरने के तरीके से काफ़ी खर्चा आ जाता है उनका, उनके लिए कोई सुविधा मुहैया करवाएंगे आप? उसके ऊपर भी मिनी सचिवालय के रूप में जो है हमारे जो है जो पंचायत घर है उसको हम विकसित करने का हमारा आगामी जो है योजना है हमारी। और उसी में जो है हम अपने लोगों को जो है सुविधाएं देंगे और उन्हें जो है शिक्षा के रूप में, और उन्हें जो है गाइडलाइन ऐसी जारी करेंगे गांव की कि जो लोगों को दूर शहर में कहीं भी लूटने के लिए या लुटाई करने के लिए ना जाना पड़े। खेल कूद की काफ़ी समस्याएं होती है गाँव में, जो लड़के होते हैं जो आर्मी की तैयारी भी करते हैं और काफ़ी सड़क पर जाते हैं, दुर्घटना का भी डर रहता है एक तरीके से, तो उसके लिए कोई आप मैनेजमेंट करेंगे? हमारे गांव में खेल मैदान के लिए जमीन पर्याप्त नहीं है। जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने सभी जमीनों को जो है आवंटित कर दिया किसानों के लिए, और अब कहीं जमीन भी है थोड़ी बहुत, तो वो जो है इस लायक नहीं है कि जो उसमें जो है ना कोई मैदान बन जाए। चकबंदी विभाग से बात करेंगे, अगर चकबंदी विभाग कोई हवाई चक बना करके हमारी जो 1-1, 2-2 बीघा जमीन दूर दूर पड़ी हुई है, तो 8-7 बीघा जमीन अगर एक जगह कहीं हमें मुहैया करा दे तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि जो गांव में एक मैदान हमारे युवा साथियों को। सर, जो पंचायत चुनाव है उनमें काफ़ी खर्च होता है आज के ज़माने में, गरीब आदमी को कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव में इतना खर्चा हो रहा है, एक तरीके से शराब और वगैरह अन्य चीज़ें बांटी जाती है, मिठाई वगैरह, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे साहब? नहीं बंटनी चाहिए। और मैं गांव का प्रधान हूँ मौके पर, लेकिन मुझे मेरे साथी बुजुर्गवार जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया है, पहले जिताया है, 5 वर्ष मेरे साथ रहे हैं, मेरे कार्यकाल देखा है, वो लोग मुझसे कहते हैं कि आप टिकट भर के अपने घर बैठे रहिए, आप खर्चा कुछ मत करिए, जो है आप किसी का कोई। सर, मदिरा का काफ़ी आयोजन कराया जाता है गाँव में, जो खराब शराब आती है एक तरीके से, मतलब लो क्वालिटी वाली, और उनसे काफ़ी हानियाँ होती है लोगों को पीने के बाद में। मैंने तो कभी शराब पी नहीं है, ना मैंने पिलाई है किसी को। और हाँ, मैं सर, आपको भी पता होगा पंचायत चुनाव में होता है ऐसा? होता है लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अब नहीं होता, क्योंकि जैसे कि और भी अन्य बोर्डों के चुनाव होने, प्रमुख भी होने, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष भी होने हैं, उनसे आप किस तरीके से आप अपने गांव में विकास कार्य की मांग करेंगे? गांव में पंचायत और जिला पंचायत और प्रमुख दोनों का जो है, हमारे गांव के जो मेन जो सामुदायिक जो भवन है, या हमारे गांव के जो रास्ते हैं, गांव के मार्ग हैं, गांव के सौंदर्यकरण के लिए उनसे धनराशि की भी मांग की जाएगी, और जो है उनसे जो भी कार्य विकास करा पाएंगे। किस आधार पे जो उम्मीदवार को चुने, क्या अपील करना चाहेंगे इनके लिए, जनता के लिए, किस आधार पे वो चुनाव करें, उम्मीदवार का आपके साथ सुख दुख में आए? क्योंकि सर, जो ये जो बॉडीज होती हैं प्रमुख ही होती है, और जो ये लोग कहीं ना कहीं जीतते हैं और कहीं ना कहीं अपने घर की तरफ निकल लेते हैं, ना तो वो जनता के बीच में आते हैं और ना इनकी समस्याओं को सुन पाते हैं। जिला पंचायत में जो व्यक्ति अपनी वोट का अधिकार और अपने जिला पंचायत सदस्य होने के नाते अपने वार्ड में अच्छा प्रभाव और अपना विकास कराए, लोगों के बीच में सुख दुख में रहे, ऐसे व्यक्ति को चुने। और इसी तरह का बीडीसी बने जो प्रमुख के पास में जाए और प्रमुख से अपने प्रभाव से जो है अपने वार्ड क्षेत्र में जो है बीडीसी अपना काम ले आए। ऐसा ना हो कि अपनी वोट को उसको दे और फिर उस क्षेत्र में ना जाए, सही व्यक्ति का चुनाव हो, उसको बेक तरीके से। जी। तो सर, हमारे दर्शकों के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आप कोई अपील करना चाहेंगे?
मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप आपस में सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में हैं भाई। भाई अभी हमारा आपने देखा होगा, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक मैच जीता है, उसमें जो है एक भाई हमारे सिख हैं, सिराज मोहम्मद हमारे जो है ममलन हैं, और पंत जो है वो हमारे हिंदू भाई हैं। तो हिंदू मुस्लिम और सिखों ने आपस में मिलकर के एक इंडिया को जिताया है। जब तीनों मिले तो तीनों ने भारत को जिताया है। तो इसी तरह से सभी लोग जो है आपस में मिल के रहे, भाईचारा बढ़ाए, सौहार्द बनाए, तो इंडिया जीतेगा। आपस में लड़ेंगे तो इंडिया हारेगा। तो आपस में एकता बनाए रखें और संबंध ठीक रखें। सर हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये हमारे हरिंदर कुमार यादव जी थे, उनसे बातचीत करी, काफ़ी अच्छे विचार लगे। गांव प्रधान हैं और आने वाले चुनाव की भी काफ़ी दावेदारी है इनकी गांव में, काफ़ी मान सम्मान है इनका गांव में। तो दर्शकों लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।